हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीक हम दोनों का बहुत ही एक बड़ा फड्डा हो गया था, बहुत ही बड़ी लड़ाई हो गई थी। फिर लोगों को बीच में आना पड़ा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। हमने अनाउंस भी कर दिया था कि हम ब्रेकअप कर रहे हैं, लेकिन फिर हम लोगों को बड़े बूढ़ों ने बिठाया। एक जिरगा बैठा, उन्होंने बोला कि यार नहीं, प्लीज आप लोग दोनों ये शो ना खत्म करें। हम लोग बहुत सुनते हैं शौक से। तो फिर उजैर ने जो मेरे साथ किया था उसके लिए मैंने उसको माफ कर दिया है। तो फिर वापस एक दफा फिर हम लोग नहीं भाई, रेड नहीं एंड नहीं वाइट। भाई, नहीं लोगों ने कहा हमें। और लड़ाई की वजह जो थी वो ये थी ऑडियंस के लिए कि शहजाद ने मुझे तो मिस्टर बर्गर पे टरखाया हुआ है जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ, कराची। और मालूम ये हुआ कि शहजाद तो बहुत बड़े शेफ हैं। और मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि भाई हम दूर से आए और हमें जो है वो मिस्टर बर्गर पे टरखा दें, और दूसरों के लिए जो है शहजाद फुल शेफ बने हुए हैं। तो देख लें, आप इसका जो फैसला आवाम ही करेंगे कमेंट्स के आप अंदर। जो हम सबको जेलस कर रहे होते हैं, पूरे पूरे रोस्ट कर कर, स्पिट फायर रोस्ट कर कर, 4th of July रोस्ट कर कर, तो आपने कभी हमें खिलाया? आप कभी आए ही नहीं है डीसी। आए तो आप आपको इधर क्या, खिलाएंगे ना। हमारे पास नहीं है स्लो कुकर्स? हमारे पास बारबेक्यू नहीं बनता? आप अच्छा, तो यहाँ पर मैं नहीं बना कराची सकते आके हमारे लिए? तुम्हारे लिए खाना बन रहा हूँ। सही है। चलो, ये भी कर लेंगे। अच्छा भाई, इस हफ्ते की जो खबरें हैं ज़्यादा इतनी नहीं है। आई थिंक द बिग स्टोरी दिस वीक इज़ के डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील्स जो हैं वो अनाउंस की। उस पर पाकिस्तान की भी डील हो गई, और पाकिस्तान में डोनाल्ड ट्रंप को तेल मिल चुका है। उसके बाद मीम्स भी गर्दिश कर रहे हैं कि अमेरिकी फ़ौज जो है वो नमाज पढ़ रही है, क्योंकि उन्हें बताया कि पाकिस्तान में अब ऑयल रिजर्व्स हैं, तो वो मुसलमान बन गए हैं। ऑन अ सीरियस नोट, इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट के 19% टैरिफ पाकिस्तान पे लगा। बाय कंपैरिजन, अगर मैं देख रहा था शहजाद पाकिस्तानी मीडिया पे कि लोग कुछ कह रहे थे कि हम लो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो भाई ताइवान जो कि एक एलाय है उसको 20% मिला है। बांग्लादेश रीजनल कॉम्पिटिटर, उसको 20% मिला है। इंडिया जो कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहलाया जाता है पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा, उसको 25% मिला है। और उस पर भी हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो पूरी की पूरी इंडिया यूएस रिलेशनशिप को एक धचका खुद ही पहुंचा दिया है। वो क्यों हुआ? बट 19% फॉर पाकिस्तान इज़ गुड। आई थिंक जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 10% या 15% यूरोपियन यूनियन को जो मिला है उस लेवल का पाकिस्तान को मिलेगा, वो ज़्यादा ख्वाहिशात उनकी बहुत ज़्यादा थी। 10% तो मेरे ख्याल में किसी को भी नहीं मिला है। यूरोप गॉट 15%, वो भी आफ्टर agreeing to a lot of other concessions. So by and large, good news on that front on the trade side, but some people are still unhappy. मैं, क्योंकि आपने स्पॉइलर दे ही दिया है, मैं पूरे हफ्ते एक कुकिंग शो का हिस्सा था। तो मेरी 12-14 घंटे शूट्स हो रही थी, मैंने बिल्कुल न्यूज़ नहीं देखी, बिल्कुल करंट अफेयर्स नहीं देखे। इसलिए मैं खुश भी था इस हफ्ते। लास्ट वीक जो हमारा शो मिस हो गया, आई थिंक उसमें सबसे बड़ी खबर ये थी कि एक वीडियो वायरल हुई थी कि ये जो एक आर्केक ऑनर कल्चर है पाकिस्तान का, जिसमें एक कपल जिन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी, अभी एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। डॉन ने बोला शादी हुई भी थी, फिर कुछ रिपोर्ट्स आई कि नहीं, शादी नहीं हुई भी थी। उनको ले जाकर गोली मार दी गई, उसकी वीडियो भी आई। कुछ लोगों ने उस औरत को सेलिब्रेट भी किया कि कितना फियरलेसली शी फेस डेथ फॉर लव। आई थिंक one can respect that emotion, but these are not things to be celebrated in 2025. There should be no space for things like this। कि अगर हम कहते हैं, अच्छा जी, फ्रॉम रिलीजन स्टैंड पॉइंट, रिलीजन के स्टैंड पॉइंट से भी आप किसी की शादी नहीं करा सकते उसकी मर्जी के बगैर। और अगर उसकी एक उम्र हो गई है तो उसकी मर्जी है, वो शादी करे, एज लॉन्ग एज जो भी इस्लामिक रिक्वायरमेंट्स हैं निकाह वो सारे फुलफिल हों। तो ये जो ऑनर कल्चर है, ये जो जिरगा सिस्टम है, उसकी कुछ जिरगा, इन जनरल द आइडिया ऑफ द जिरगा, उसके कुछ फवायद भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं। बट ये जो कल्चर है कि औरत को मार दो, कारी कर दो, 2025 में इसकी कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। एंड या आई थिंक ऑल ऑफ अस नीड टू स्पीक अ लॉट मोर इन फेवर ऑफ दिस। और हम लोग ऑनलाइन जब फेमिनिस्ट को पुट डाउन कर रहे होते हैं और इसी तरह की घटिया बातें वायरल कर रहे होते हैं, we don't realize we're feeding into this entire notion of the इज्जत। नहीं, और उसकी मैंने मुजम्मिल की वीडियो भी देखी थी जब ये पब्लिक हुआ, और उसने वही काफ़ी इन डेप्थ बताया उस बारे में। उसके अंदर जो मुझे आई थिंक मुजम्मिल या किसी और स्टोरी में पढ़ रहा था, मे बी गेटिंग द सोर्स रॉन्ग, कि उस कपल को बोला कि आप वापस आ जाएं, हम आपको एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी हैं।
लेट फॉर देम कि वहाँ से फिर उनको पकड़ के मारा गया, विच इज़ यू नो हेनस क्राइम। और अगेन पाकिस्तान में ये वाक़यात जो हैं वो बड़े कॉमन हैं। ये तो पब्लिक हुआ और उसकी वीडियो आ गई तो उसके बाद लोगों को मालूम हुआ, बट पूरी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है जो इन पर्टिकुलर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इसको कवर करता रहता है। हम्म। आप डेटा उठा के देख लें, ये बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। और अगेन उसका जो कोर मेरे नज़दीक शहजाद जो कोर कनेक्शन है वो ये कि माशरे के अंदर अभी तक जो है वो औरत को प्रॉपर्टी समझा जाता है, टू बी ट्रेडेड। तो जब वो अपना राइट एक्सरसाइज करे अपनी मर्जी से कुछ हम्म। करने के लिए, तो पूरा का पूरा माशरा या उसकी कम्युनिटी या उसका ख़ानदान जो है वो खड़ा हो जाता है, जैसे वो कोई भेड़ बकरी है और उसने कैसे जुर्रत की हमारे खिलाफ कोई काम करने की, और फिर उसे मार दिया जाता है ऑनर के नाम पर। शेमफुल है, काफ़ी टाइम से होता चला जा रहा है। और अगेन इस पे भी जो है वो क्या कहते हैं, आज के ज़माने में मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा लोग डिफेंड कर रहे थे इस वाक़े को कि ये हमारा कल्चर है और ये ऐसा है। आई वाज लाइक शॉक्ड कि आज भी ऐसे लोग पब्लिकली पाकिस्तान में जो है वो कहते हैं कि ये सब बिल्कुल ठीक है। बल्कि इससे पुरानी खबर मुझे उससे याद आ गई थी जब मैं ये मुजम्मिल की वीडियो देख रहा था कि ये तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान का जो डायस्पोरा यूके में है उसमें भी ऐसे वाकयात हुए हैं कि आपने हम्म। पाकिस्तान लाके जो है कत्ल कर दिया अपने ख़ानदान की लड़की का, क्योंकि उसने ऐसा काम किया जो आपको नापसंद था। तो आप सोचें कि कितना बैकवर्ड माशरा है कि आप सेकंड थर्ड जनरेशन यूके के अंदर बड़े होने के बाद भी आपके ख़ानदान के अंदर ऐसे वाक़यात होते हैं कि आप पाकिस्तान लाके कत्ल कर देते हैं बच्चियों का। इट्स हम्म। क्रेजी। या एंड आई थिंक जो लोग ऑनलाइन होते हैं वो रियलाइज नहीं करते कि शोर में भी आप जाकर किसी को गोली नहीं मार रहे, बट दीज नोशंस ऑफ ऑनर, दीज नोशंस ऑफ इज्जत के, मुल्क की, घर की जो इज्जत है वो औरत है, और औरत के कुछ करने से ना सिर्फ मुल्क का नाम खराब हो जाएगा, हमारे घर का नाम भी खराब हो जाएगा। ये अगर कोई लिटरली कोई मॉडल हमारी स्लीवलेस पहन के बाहर कहीं जा रही हैं, मुल्क की इज्जत पे बात आ जाती है, या किसी औरत ने सिगरेट पी ली, मुल्क की इज्जत खराब हो गई, घर की इज्जत खराब हो गई। तो यस, ऑनर किलिंग्स जो हैं, एज हेनस एज दे आर, थैंकफुली द किलिंग पार्ट इज नॉट दैट कॉमन। लेकिन ये जो कल्चर है ये तो पूरे मुल्क का कल्चर है हमारा, कि हम औरत को ट्रीट जिस तरह आपने कहा प्रॉपर्टी की तरह करते हैं, जिस तरह हमारी सारे नोशंस ऑफ ऑनर आर टाइड टू द वुमन, टू द एक्सटेंट वेयर ऑल आर गालीज आर सिस्टर, मदर। तो वो जब तक ये पूरे मुआशरे की ट्यूनिंग नहीं होगी, अनफॉर्चुनेटली ऐसे वाकये होते रहेंगे। नो, आई एग्री। और उससे अगेन वीव हैड दिस कॉन्वर्जेशन, बट आई थिंक इट्स अगेन गुड टू रिमाइंड पीपल के जो स्लोगन था औरत मार्च का, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। इट इज़ कनेक्टेड टू दिस आइडिया कि औरत एक प्रॉपर्टी है, उसका जिस्म जो है वो ट्रेड किया जाएगा टू बी ओन्ड बाय समबडी हम्म। एल्स फॉर वट एवर रीज़न द फैमिली डिसाइड्स फॉर। और उस जिस्म की मलकियत जो है फिर उसके ससुराल, उसके नए हस्बैंड और उसके नए घर वालों की ओन मलकियत होगी वो, और वो उसके साथ फिर जो भी करें वो उसने डील करना है। ये है कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कॉन्सेप्ट था क्या, तो आई वांटेड टू रिपीट कि इट इज़ अबाउट दैट ओनरशिप, नॉट अबाउट व्हाट वेर एवर द साइकोटिक घटिया लोग जिन्होंने उसको एक सेक्सुअल इनुएंडो की तरह बना के पूरे माशरे को गलत बताया कि इसका मतलब कुछ और था। दिस इज इट्स अबाउट ओनरशिप ऑफ अ बॉडी इसेंशली। बिकॉज वी ओनली सी वुमेन एज सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स ना, खलील रहमान कमर के जो ड्रामे होते हैं कि भाई औरत एक तरह की हो तो उसकी इज्जत होगी, वरना तो उसके जिस्म पे आप थूको भी ना। मुबशर लुकमान ने कितनी घटिया बात की थी जंग के दौरान, कि आप किसको लौंडी बनाएंगे वहां पर, मतलब इफ योर इमीडिएट थॉट इसके भाई मैं सेक्स स्लेव बना दूंगा एक औरत को, तो आप किसी, अगर आप सिर्फ एक तरह के खास डब्बे में या अपने रिश्तेदारों की इज्जत करते हैं, तो आप औरतों की इज्जत नहीं। या
अग्रीड। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक पाकिस्तान लेवल पे एक और बड़ी खबर जो थी वो ये कि मई 9 के जजमेंट्स आना शुरू हो गई। 10-10 साल की सज़ा अनाउंस हुई है, जिसके अंदर उमर अयूब भी शामिल हैं। आई थिंक ये वही कंटिन्यूड जो है मैकेनिज़्म है जिसके तहत तहरीक इंसाफ को, उसके लीडर्स को आइसोलेट किया जा रहा है, रिप्रेस किया जा रहा है। आई थिंक दिस इवेंचुअली, जब भी, मेरा तो व्यू है, वुड लव योर थॉट्स, कि जब भी इवेंचुअली डील होगी और इवेंचुअली डील होती है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, तो ये सारे जजमेंट जो हैं वो ओवरटर्न किए जाएंगे और फिर लोग कहेंगे कि जी गलत डिसीजन था और जुडिशरी ने जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ था और अब नहीं करेंगे। सो आई थिंक दिस वाज अनदर बिग स्टोरी के राइट्स के अंदर 10-10 साल की सज़ाएं अनाउंस की गई हैं इस हफ्ते। पाकिस्तान में डिस्कशंस थोड़े पॉइंटलेस ही होते हैं। आई डू थिंक May 9th वाज एन अटेम्प्टेड coup। तो उसके जो बेचारे फुट सोल्जर्स थे, जो बेचारे घरों में घुसे, जिन्होंने मोर चोरी किए, जिन्होंने चीजें जलाई, वो जेल में सड़ते रहेंगे। बाकी जो लीडर्स हैं वो डील कर कर या जब उनकी जरूरत पड़ेगी वो आ जाएंगे, उनके जजमेंट्स वॉश हो जाएंगे। बट इन जनरल जो पॉलिटिकल जजमेंट्स हैं और पॉलिटिकल वजह से दिए जा रहे हैं उनके मैं खिलाफ हूँ। बट इन जनरल मेरी May 9th पे यही राय है कि एक अटेम्प्टेड coup था। और किसी भी मुल्क में आपके तो चलें January 6 पार्डन हो गए क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन किसी भी मुल्क में May 9 या January 6 जैसी चीजें हों, अगर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती और एक जुडिशल सिस्टम होता तो लोग कन्विक्ट तो फॉर श्योर होते। आई एग्री होते। अब उसके अंदर एक सवाल फिर बन जाता है ना पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी शहजाद, वो ये कि अटेम्प्टेड कू था, तो अटेम्प्टेड कू तो सिर्फ सिविलियन साइड पे तो नहीं हो सकता था ना, अटेम्प्टेड कू के लोग मिलिट्री साइड पे भी थे। उनका भी उनके तो कोर्ट केसेस, मार्शल हो रहा है। कोर्ट मार्शल जो है वो तो किसी और केस में हो रहा है ना। कोर्ट हाँ हाँ, मार्शल बट किस हमें केस भी में हो पता रहा है ना, वो तो है? हमें भी नहीं, पता है। एग्जैक्टली exactly। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो अगेन वो अकेले तो नहीं थे ना। तो और बाकियों को कौन भी तो कौन फारिग थे? किया, फारिग तो किया। फारिग किया, केस का क्या बना, उस पे कवरेज हुई, सजा कितने साल की हुई, क्या 10 साल की सजा हुई, वो सारी चीजें फिर गुफ्तगू में फिर नहीं आती ना, क्योंकि अगेन एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से केसेस को लड़ा जा रहा है। और उसके अंदर भी जो एहतसाब है, वो उसके दो जो हैं वो क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। सिविलियंस के लिए, तहरीक इंसाफ के उन लोगों के लिए जिन्होंने बाद में सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने दिया, उनके लिए एक अलग स्टैंडर्ड है। और जो लोग सिस्टम के अंदर थे और ये काम कर रहे थे, उनके लिए एक अलग स्टैंडर्ड है। उनमें से जो सबसे बड़ा कोलैबोरेटर जो थे जनरल साहब, उन पे तो केस भी किसी और इशू का चल रहा है ना। बट अगेन वी नो कि क्यों चल रहा है, लेकिन अगेन अगर एहतसाब पूरा ही होना था तो केस उन पे भी उसी चीज़ का चलाएं जो कि बाकियों पे, सिविलियंस पे चलाया जा रहा है। ये मेरा व्यू है। इसमें जो इमरान खान कहते थे कि पापा बचाओ तहरीक शुरू हो चुकी है, हमें तो कोई मसला नहीं कि उनके बच्चे जो हैं, जाहिर बात है किसी का भी वालिद हो। इसमें ये सरप्राइज नहीं है कि वो कैंपेन कर रहे हैं, इसमें ये सरप्राइज है कि वो 2 साल बाद क्यों कर रहे हैं। बट इसमें जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है कि उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे एलाय हैं, अमेरिका हमारे एलाय है, इमरान खान के दोस्त हैं, एंड वी आर लुकिंग टुवर्ड्स देम फॉर हेल्प। तो ये तो पूरी मुहिम, ये जो पूरा मसला है, ये जो पाकिस्तान 2 साल प्रोटेस्ट और फिर नॉनसेंस और ये और वो और इकॉनमी तबाह और डिफॉल्ट, ये तो हुई एब्सोल्युटली नॉट पे रही थी। तो ये इमरान खान के बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप हैं और हमारी मदद करें, ये कैसे हो गया उजैर? आई थिंक ये काफ़ी टाइम से कोशिशें यही चल रही थी कि इसी तरह की गुफ्तगू हो। और उस वजह से ही पाकिस्तान की इंतज़ामिया और हुकूमत ने बड़ी तेज़ी से डोनाल्ड ट्रंप से अपनी दोस्ती, अपनी लाइन सेट करवा ली। आई थिंक ठीक है, अगर वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करेंगे और खान साहब को छुड़वाएंगे, तो उनका हक है कि वो एडवोकेट करें और लॉबी करें उस पोजीशन पे। रियलिस्टिकली ये बात मैं बार बार कहता रहा हूँ कि अगर आपने उस पोजीशन पे लाना है अमरीकी सिस्टम को, अमरीकी सदर को, तो आपने बताना होगा कि वो क्या चीज़ें हैं जो खान साहब करेंगे या देंगे, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत जो है या रजीम जो है वो नहीं दे सकता या देने का मना कर रहा है। अगेन, जब तक इस बात का जवाब तहरीक इंसाफ के लोग या खान साहब के अपने बच्चे नहीं देंगे, आई डोंट थिंक दे विल मेक एनी सीरियस हेडवे, क्योंकि जियो पोलिटिकल लेवल पर, जियो स्ट्रेटिजिक लेवल पर
इकोनॉमिक लेवल पर ये जो गवर्नमेंट है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, वो ज़बरदस्त कोऑपरेशन कर रही है वाशिंगटन के साथ। तो आप एडिटिव क्या देंगे, और कौन है वो रिप्रेजेंटेटिव जो खान साहब की बात कर सकता है ट्रंप इंतज़ामिया से, और गारंटर बन सकता है कि भाई ये चीज़ें खान साहब करेंगे जो कि इस वक्त आपको नहीं मिल रही। अगेन दैट्स वेयर द कॉन्वर्जेशन इज स्टक, और उसकी वजह से कोई ऐसी सपोर्ट नहीं आने वाली अमेरिका की तरफ से या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिसकी उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं। इट्स अ पब्लिक पीआर मूव, राइट? लाइक अगर ये लोग मिल तो रहे हैं चलो लोगों से, बट कौन सीरियसली लेगा, राइट? अगर कासिम या सुलेमान जाकर बात करते हैं कि हम पाकिस्तान, they are not guarantors of anything of what will happen in Pakistan. So no serious politician will take anything that they say or anything that they can possibly offer seriously. आई एग्री, एंड आई थिंक उनका जो मैंने लास्ट पढ़ा था वो पाकिस्तान भी आने वाले हैं, उनकी वीज़ा एप्लीकेशन हो चुकी है, वो वेटिंग फॉर क्लियरेंस है। मेरा व्यू तो ये है कि ठीक है, वो अगर आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, लेकिन अगेन यूके के कानून के अंदर भी अगर कोई शख्स यूके के विजिटर वीज़ा पे जाता है और वहाँ वो पॉलिटिकल लॉबिंग और पॉलिटिकल एडवोकेसी और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है और सीखा है कि बरतानी कानून के अंदर टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप ये काम करेंगे तो आपका वीज़ा कैंसिल होगा और आप डिपोर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो वीज़ा इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो अगेन पाकिस्तान के भी कवानीन हैं, उन कवानीन पे अगर वो नहीं करेंगे तो फिर वो मेरे ख्याल में शायद स्टोरी बनाने की कोशिश होगी कि जी हम्म। प्रोटेस्ट पे आए और उनको अरेस्ट कर दिया और ये कितना जुल्म है। लेकिन कानून तमाम ममालिक का, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं, उसकी इजाज़त नहीं देता है। तो दैट विल ऑल्सो बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो इस चीज़ को नेविगेट कैसे करते हैं और कितनी टॉलरेंस गवर्नमेंट की तरफ से शो की जाती है। एंड आई थिंक ऑफ कोर्स उसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन की जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है इस्लामाबाद के अंदर, वो इन्वॉल्व रहेंगे और रूल्स ऑफ द गेम शायद बैक चैनल के अंदर तय किए जाएं कि क्या चीज़ों की इजाज़त दी जाएगी और क्या चीज़ों की इजाज़त नहीं दी जाएगी उन्हें अगर वो पाकिस्तान आते हैं। इसमें मैं देख रहा था कि जो सोशल मीडिया है उसमें एक बड़ी घटिया चीज भी वायरल की जा रही थी कि वो वाज इट विद रिचर्ड ग्रेनल, दे वर हैविंग डिनर, और उसकी एक तस्वीर लेके लोगों ने वायरल कर दी थी कि ये देखें ये लोग सुअर खा रहे हैं। भाई मेरे, क्या मतलब, हाउ इज दिस रेलेवेंट बी? तस्वीर देख के आप कैसे बता सकते हैं? वो मीट भी हो सकता है, वो छोटो, खैर उसमें भी होता है, खैर कुछ भी हो सकता है, बीफ भी हो सकता है, टर्की भी हो सकती है। वो जो भी खा रहे हैं उनकी जो मर्जी भी, है और यार, जो भी आप खा रहे हैं, आपका आपको क्या है। क्या फर्क पड़ता है यार? कायदे आजम की हाँ ग्रोसरी लिस्ट किताबों में छप चुकी हाँ। है। They're not Pakistanis, they, I'm not sure if they're even Muslims. आपको क्या फर्क पड़ता है वो जो भी खाते हैं? और तस्वीर देखकर ये एक घटिया अजम्पशन लेकर उसको वायरल करना, क्या आप एजेंडे पर फॉलो कर रहे हैं यार, ये घटिया हरकत करके? नहीं, ये अगेन वो वही है ना कि आप जो है वो आर्केक जो व्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर के देखें, इसकी और खान साहब की औलाद के कारनामे देखें, ये वही है ना कि लोग क्या कहेंगे उसको वायरल किया जाए कि आपने ऐसी औलाद जो है वो बड़ी की है। वो जिस घटिया घटिया सोच की अक्कासी करता है, और वही टारगेट है कि अच्छा भाई वो कैसा लीडर हो सकता है जिसके अपने बच्चे जो हैं वो सूअर खाते हो। यही लॉजिक थी ना इस कैंपेन की। तो ठीक है, अगर आप 21वीं सदी में 2025 में भी इसी कैंपेन और इसी घटिया लॉजिक में अटके हुए हैं तो कूडोज टू यू मैन। लाइक ठीक है, आप उधर ही फंसे रहें। इसमें ट्रम्प जो ट्रोल कर रहे हैं इंडिया को डेड इकॉनमी बोल दिया, बोला पाकिस्तान से मिलके हम तेल के जखायर निकालेंगे और पाकिस्तान हो सकता है इंडिया को तेल बेचे। तो ये ट्रम्प इतनी क्यों ले रहा है इंडिया की भाई? यार इसलिए जो है वो ले रहा है या बुली करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो डील होनी थी, सी इसका एक बैकड्रॉप है। और बैकड्रॉप ये है कि जब पहली दफ़ा डोनाल्ड ट्रंप सदर बने थे और एक डील होनी थी भारत के साथ, तो उस वक्त दोनों ममालिक की गुफ्तगू में डिफर किया गया था उस डील को टू अचीव समथिंग बिगर द नेक्स्ट टाइम डोनाल्ड ट्रंप वाज इलेक्टेड। यानी कि उम्मीद थी कि 2020 में वापस सदर बनेंगे और फिर एक बहुत बड़ी डील की जाएगी। ये एक डिलेइंग टैक्टिक था, क्योंकि जो चीज़ें बड़ी डील में चाहिए थी अमेरिका को, वो भारत दे नहीं सकता था। और उस वक्त भारत जो है वो अच्छे ताल्लुकात रखने की कोशिश कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तो दोनों साइड्स ने कहा कि चलो वापसी आएंगे तो देखेंगे। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप को याद है, उनके करीबी लोगों को याद है, और वो चाहते हैं कि भारत बड़ी कंसेशंस दे।
उसकी लॉजिक जो है वो मैं आपको इस तरह समझा दूं कि जो बाइडेन के दौर के अंदर अमेरिका ने एक अग्रीमेंट किया जिसके तहत अमेरिका जो है वो भारत को जीई की जेट इंजन टेक्नोलॉजी देगा, कोऑपरेट करेगा। नाउ द जेट इंजन टेक्नोलॉजी, जस्ट टू पुट दिस इन कॉन्टेक्स्ट, there are more nuclear powers in the world than countries that know how to make jet engines, like good jet engines. This is a very sophisticated technology. It's considered one of the crown jewels of American technology and economic power on the non-military side. अमेरिका ने वो दिया आपको। अमेरिका ने पिछले 15 20 25 साल से मार्केट एक्सेस दिया, भारत की राइज में सपोर्ट किया, सब कुछ। अब डीसी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी इंतजामिया का सवाल ये है कि आप, वो कौन सा क्राउन जूल है जो ऑफर कर रहे हैं हमें, जो आपने टेबल पे रखा है। ना आप एग्रीकल्चर एक्सेस देने को राजी हैं, ना आप जीएमओ क्रॉप्स के ऊपर जो अमरीकी कंपनीज का इशू है उस पर राजी हैं, ना आप बाकी इंडस्ट्री के सेक्टर्स हैं जहां आपने मार्केट एक्सेस रोका हुआ है उस पर राजी हैं। तो अगर आप जो है वो थोड़े बहुत फल और नट्स और फ्रूट्स के ऊपर जो है या चीज़ के ऊपर जो है कॉम्प्रोमाइज़ करके एक बड़ी डील चाहते हैं और आपको बेहतर ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो वो नहीं होगा। दिस वॉज द फर्स्ट इशू विद द वाइट हाउस एंड विद दिल्ली। दूसरा इशू था जो कि इस हफ्ते हुआ, वो ये कि तमाम बड़े ममालिक जिनके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अग्रीमेंट किया है, उनकी अग्रीमेंट जो है वो एक बड़ी हाई लेवल फ़ोन कॉल या मीटिंग के बाद हुई। जापान का ऐसा हुआ, वियतनाम का ऐसा हुआ, यूरोप का भी ऐसा ही हुआ कि वो कॉल हुई। मेक्सिको की सदर के साथ उन्होंने कॉल करके डिफ़र किया टैक्सेस को, टैरिफ्स को। अम, भारत की तरफ से जो अप्रोच थी वो ये कि हम फ़ोन कॉल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर फ़ोन कॉल पे गए तो डोनाल्ड ट्रंप वो तारी सारी की सारी डिमांड्स टेबल पे कॉल में रख देंगे, और फिर मोदी जी जो हैं वो फिर किस तरह मना करेंगे और रिलेशनशिप जो है वो और बुरी हो जाएगी। तो हम फ़ोन कॉल नहीं करेंगे, जो प्रोसेस है उसी के तहत नेगोशिएशन होगी। तो जब वो फ़ोन कॉल नहीं हुई तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अच्छा भाई ठीक है, फिर अगर आप ये अप्रोच रखना चाहते हैं तो फिर मेरी ट्वीट्स के लिए तैयार हो जाएं। और वहाँ से अब उनकी ट्वीट्स जो हैं वो डेड इकोनॉमी और रूस और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। लेकिन ये चीज़ सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप तक नहीं महदूद, स्कॉट बेसेंट ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भी थर्सडे के दिन इस बात पे इस इशू पे बात की, और फिर मार्को रूबियो ने भी कहा कि एक इरिटेंट रिलेशनशिप में भारत का रशियन ऑयल परचेसेस है, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ, दिस इज़ नॉट द ओनली इरिटेंट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें जो कि अब अमेरिका को चाहिए भारत से, जो कि काफ़ी सालों से इंतज़ामिया जो है वो उस पर फोकस नहीं कर रही थी क्योंकि एक लॉन्ग टर्म बेट थी भारत पे, वो अब सारी टेबल पे आ चुकी हैं। और अब रिलेशनशिप एक रॉकी प्लेस पर है, क्योंकि अब ये सियासी मसला भी बन चुका है भारत के अंदर। कुछ एनीथिंग एल्स इज हैपनिंग देयर? आई थिंक उसके अलावा जो बड़ी खबर है वो ऑफ कोर्स गाज़ा में फैमिन है, हॉरिफिक सीन्स आउट ऑफ गाज़ा। आई थिंक रिलेटेड टू दैट, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि आप जाके टकर कार्लसन की लास्ट 2 एपिसोड्स देखें। एक उन्होंने जो है कॉन्वर्जेशन प्रोफेसर मीर शाइमर के साथ की है, जिस पे बड़ा ज़बरदस्त क्रिटिक है मीर शाइमर का, वर्थ पेइंग अटेंशन टू ऑन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एंड रीसेंट फेलियर्स ऑफ अमेरिकन पॉलिसी। उस पे वो इसराइल लॉबी और इसराइल की भी बात करते हैं, और टकर, कुडोज टू हिम फॉर गिविंग डॉक्टर मीर शाइमर दैट स्पेस। और फिर एक और कॉन्वर्जेशन है जो कि उन्होंने की है विद रिटायर्ड ग्रीन बेरे, जो कि एड देने गाज़ा गया था और फिर वहाँ से वो देख के वापस आया है। उसकी एक क्लिप जो आई स्टिल रिमेंबर इन दैट इंटरव्यू, वो कहानी बताता है कि एक बच्चा लेने आया था 8 किलोमीटर चल के, ना उसके पास चप्पल थे ना कुछ और था, और एड ख़त्म हो चुकी थी। तो इस शख्स ने, वो खुद बताता है कि मैंने जाके उसको एक दिया, थोड़ी सी एड दी, और उसे फिर कहा कि अब तुम यहाँ से जाओ क्योंकि टाइम इज़ अप। तो उस बच्चे ने उसको बोसा दिया, शुक्रन कहा, और रोते हुए चला गया। थोड़ी देर बाद ये बताता है कि फायरिंग शुरू हो गई, और जब फायरिंग ख़त्म हुई तो वो देखने गया उस एरिया के अंदर, तो वो बच्चा जो था जिसने उसे बोसा दिया था वो मर चुका था, उसे इजरायली फ़ौज ने कत्ल कर दिया था। तो ये पूरी कॉन्वर्जेशन और उससे और भी ज़्यादा कॉन्वर्जेशन अब राइट विंग मागा इकोसिस्टम में हो रही है। और ये एक बड़ी स्टोरी है क्योंकि मागा के अंदर एक स्प्लिट आ चुका है। फॉर एग्जांपल मेरे बिंगो कार्ड पे ये नहीं था कि मार्जली टेलर ग्रीन,
जो है वो गाजा जेनोसाइड पे बात करेगी और कहेगी कि आप मुझे डरा नहीं सकते इस बात को कह के कि ये एंटी सेमिटिक व्यू है। तो somebody as core MAGA as Marjorie Taylor Greene is speaking up about this. तो let's see where this goes, but there has been a big break। और ये ब्रेक आपको अमेरिका से बाहर भी अब नज़र आ रहा है, जहाँ कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सारे ममालिक अब कह रहे हैं कि अपकमिंग यूएन सेशन के अंदर they were all recognized the state of Palestine। आई थिंक जो मागा एडजेसेंट मीडिया इकोसिस्टम है उसमें ये बातें काफी टाइम से हो रही हैं। टिम डिलन हैज बीन ऑन अबाउट इट, जो रोगन हैज बीन ऑन अबाउट इट, थियो वॉन ने कुछ टाइम पहले बड़ा खुलकर एक खास वीडियो बनाकर बोला था। तो जो, आई एम नॉट सेइंग दिस इज मागा मीडिया, बट अ लॉट ऑफ मागा कंज्यूम्स दिस Yeah। मीडिया। तो उस इकोसिस्टम में ये कॉन्वर्जेशन काफी टाइम से सिमर कर रही है, एंड होपफुली कोई एक टर्निंग पॉइंट आएगा जिससे Donald Trump will be forced to And do I think something on about it. this, on the core MAGA ecosystem, Tucker was the first one, the early mover on this। ईरान के इशू पर ये शुरू होती है बात, जस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन। जब उसने, टकर ने वो पब्लिक पोजीशन ली थी अगेंस्ट अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट, और पूछा था कि भाई क्यों बार बार हम इसराइल को सपोर्ट करने निकल जाते हैं। एक बड़ा वायरल इंटरव्यू फिर उसने किया सेनेटर टेड क्रूज का, उसकी हम्म। क्लास ली उसने, मैप्स के ऊपर बताएं कि इसराइल और ईरान की एथनिक डेमोग्राफिक्स क्या है, कितनी आबादी है, क्या लोग करते हैं, वो कुछ नहीं मालूम था टेड क्रूज को। तो ही रिडिक्यूल्ड हिम ओपनली एज अ सेनेटर, विच वाज बिग कमिंग फ्रॉम टकर। और फिर वहाँ से ये बात जो है चलने लगी है। द बिग थिंग जिस पे मैं काफ़ी टाइम से मेरा व्यू था कि ओवर और ये अब एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है कि अब जो है अमरीकी निज़ाम के अंदर, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो चाहे वो डेमोक्रेट पार्टी हो, जो बेस है उस बेस के अंदर एक बड़ा कोर व्यू जो है वो इसराइल की स्टेटस को फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सवाल उठा रहा है। और ये आपको अब बदलता हुआ जो है नज़र आएगा इन द कॉन्वर्जेशन, क्योंकि लेफ्ट पे तो काफ़ी टाइम से था, और अब राइट की बेस में भी यही सवाल हो रहा है कि भाई अगर अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी होनी है तो ये क्यों हम बार बार जो है वो इसराइल की सपोर्ट करते रहते हैं, जहां तमाम एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंट प्रोफेसर्स लाइक डॉक्टर मियर शाइमर कह रहे हैं कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के खिलाफ है। तो लेट्स सी वेयर दिस कॉन्वर्जेशन नाउ गोज। दो ही कर सकते हैं यार, इट्स अ ब्लाइट ऑन ह्यूमैनिटी व्हाट इज हैपनिंग इन गाजा। या 100%। और अब रिसेंटली जो हुआ है, आई मीन इट इज होरिफिक, होरिफिक सीन्स, वीडियोस आई हैं एड के लिए, जिस तरह जानवरों की तरह लोगों को हर्ड किया जा रहा है एक तरफ, फिर गोलियां मार के उन्हें जो है वो डिस्पर्स किया जा रहा है। अब तो मतलब आप सोचें कि इसराइली अपनी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कह रही हैं कि जो इसराइल कर रहा है वो जेनोसाइड है गाज़ा के अंदर। तो अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि क्या इजरायली ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो कि खुद जूइश हैं, इजरायली हैं, प्रो इसराइल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ उनकी प्रेजेंस जो है वो इसराइल में है, फंडिंग इसराइली है, क्या वो भी एंटी सेमेटिक हैं? तो अगेन इसराइल हैज़ basically lost all standing, and I think this upcoming UN session will mark a big inflection point in the Palestinian movement for their own state। इंशाल्लाह। कुछ गुड न्यूज़ पे एंड कर देते हैं। उज़ैर, आप बेस्ट सेलर लिस्ट पर आ चुके हैं। बेस्ट सेलर तो नहीं पता, बट द बुक इज आउट। आई होप पीपल enjoy it। I'm excited to get some good feedback from some friends and others who've read it so far, so let's see how it goes। I think दूसरी गुड न्यूज़ स्पोर्ट्स के ऊपर जो है वो कर देते हैं ख़त्म के। जो ड्रॉ हुआ इंग्लैंड इंडिया के टेस्ट का, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी क्लासिक। तो अगेन टेस्ट सीरीज हमने इस पे पहले भी बात की थी 2 हफ्ते पहले कि वो बिग थ्री की रह गई है, लेकिन बिग थ्री की जो रह गई है उस पे बड़े ज़बरदस्त मैचेस होते हैं। एंड दिस ड्रॉ वाज वन ऑफ द ऑल टाइम ग्रेट सेव्स इन माय बुक। इसमें अभी इंडिया बहुत बड़ा कमबैक कर रही है आफ्टर फर्स्ट इनिंग्स बैकल। सिराज बोल्ड रियली वेल, और अभी जायसवाल और आकाशदीप जो कल नाइट वॉचमैन आए थे, आई जस्ट सॉ बिफोर गेटिंग ऑन, जायसवाल वाज ऑन 74, आकाशदीप वाज ऑन 37। तो मिराकुलस कमबैक विक्ट्री ऑन द कार्ड्स लग रही है फॉर इंडिया, बिकॉज दे लुक लाइक दे आर गोना गेट अ बिग स्कोर हियर। या लेट्स सी। लेट्स सी ऑन यू दैट देयर। नोट, सी यू नेक्स्ट वीक। सी यू नेक्स्ट वीक। खुदा हाफिज। अगर हमारा पड्डा ना हो जाए तो हम अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।